नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट में बताइए। आज की कहानी महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम प्रमोद है। वह पेशे से एक कार ड्राइवर है। तो चलिए अब हम यह कहानी प्रमोद के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप शायद अब तक बहुत सी हॉरर कहानियां सुन चुके होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की यह कहानी आपको सच में डर का एहसास दिलाने वाली है। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप यह कहानी पूरी सुनें, आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक कार ड्राइवर हूं, जिसे आमतौर पर लोग टैक्सी ड्राइवर भी कहते हैं। हालांकि मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन कई साल पहले मेरे पिताजी हीरो बनने के चक्कर में मुंबई आए थे। वह हीरो तो नहीं बन पाए, लेकिन एक ड्राइवर जरूर बन गए, और उन्हीं की बदौलत आज मैं भी एक ड्राइवर हूं। लेकिन मैं कभी भी यह नहीं सोच सका था कि मेरे पिताजी को देखकर मैंने जो ड्राइवर बनने का सपना देखा था, उसे पूरा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मुझे इस बात का अंदाजा कभी नहीं था कि इसी ड्राइविंग की जिंदगी में मुझे एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा जिसके बाद मुझे इस दुनिया के पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग दुनिया का पता चलेगा। और वह दुनिया दिखने में इतनी खतरनाक और डरावनी होगी, इसका मैंने कभी ख्याल भी नहीं किया था। क्योंकि जब मैं उस दुनिया के लोगों से रूबरू हुआ तो वह इतने भयंकर और डरावने थे कि अगर कोई अकेला इंसान रात के समय उनका सामना करता तो वह देखकर ही इतना डर जाता कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो सकती थी। उस दुनिया को देखकर डर का स्तर इतना बढ़ जाता है कि उसे सहन करना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जब वह घटना मेरे साथ हुई तो मैं हैरान था कि मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आया और मैं कैसे बच गया। वह दिन मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वह घटना आज भी मुझे याद है और मुझे एहसास हुआ कि जीवन सच में सिर्फ एक पानी के बुलबुले की तरह है जो कभी भी फूट सकता है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहता हूं कि जीवन को हर पल खुशी खुशी जीना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यही वजह है कि मैंने यह कहानी आज आपसे शेयर करने का निर्णय लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे यह अनुभव कहां से हुआ, तो मैं आपको बताता हूं कि उस एक घटना ने मुझे इतनी गहरी समझ दी कि अब मैं न तो अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचता हूं और न ही यह सोचता हूं कि मैं आगे क्या करूंगा। इंसान का सोचा हुआ कभी भी उसके साथ नहीं होता। मुझे आज कार ड्राइविंग करते हुए लगभग 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन इन 7-8 सालों में मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जिससे मुझे डर का एहसास होता। लेकिन 2 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद मुझे यह एहसास हुआ कि इंसान को कभी यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उसे डरने पर मजबूर होना पड़े। मेरे साथ यह घटना उस दिन हुई जब मैं एक लंबी बुकिंग पर जा रहा था। मुझे कार चलाते हुए कई साल हो चुके थे और इस मार्केट में मेरी अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। इसी वजह से मुझे रोज बुकिंग्स मिलने लगी। एक दिन मेरे पास एक कॉल आया जिसमें मेरे एक साथी ने मुझसे कहा, प्रमोद, एक बुकिंग है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे फिक्स कर दूं। मैंने उससे पूछा, बुकिंग कहां की है और कितने लोग हैं? तो उसने मुझसे कहा कि 5 लोग हैं और उन्हें कोलकाता जाना है। जब मैं इस बात को सुनता हूं तो मैं उससे पूछता हूं, अगर उन्हें कोलकाता ही जाना है तो मुंबई से इतनी दूर कार से क्यों जाना चाहते हैं? उन्हें तो प्लेन या ट्रेन से टिकट करवा लेनी चाहिए थी। तब वह आदमी मुझसे कहता है, वह लोग टूरिस्ट हैं और यहां घूमने के लिए आए हैं। सफर लंबा रहेगा क्योंकि वे बीच बीच में अपनी तय की हुई जगहों पर रुककर घूमेंगे। इसी वजह से तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब उस वक्त बारिश का मौसम था और उस दिन भी सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। फिर मैं उस आदमी से कहता हूं, आज तो वैसे ही काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे में इतने लंबे सफर पर निकलना शायद ठीक नहीं रहेगा। वह आदमी मुझे जवाब देता है, अरे तू क्यों इतना सोच रहा है? सामने वाली पार्टी काफी पैसे वाली है और बुकिंग के पैसों के अलावा
तुम्हें टिप्स वगैरह भी मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से तुझे यह बुकिंग कंफर्म कर देनी चाहिए। उसकी बातों को सुनकर मैं हाँ कर देता हूं, क्योंकि वह हमेशा मुझे महीने में कुछ बुकिंग दिलवा देता है। अगर मैं उसे मना करता तो शायद आगे वह मुझे बुकिंग नहीं देता। इसीलिए मैंने कहा, ठीक है, तुम उन लोगों से कह दो और उनसे यह पूछकर मुझे बताना कि मुझे कब, कहां और कितने बजे पहुंचना है। वह आदमी कहता है, मेरे पास उन लोगों का एड्रेस है और मैं तुम्हें वो मैसेज कर रहा हूं। तुम रात को ठीक 2 बजे उस एड्रेस पर पहुंच जाना। उसका यह कहना सुनकर मैंने फोन काट दिया। लेकिन जैसे ही फोन काटा, मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया। इन लोगों को रात के 2 बजे ही अपने घर से क्यों निकलना है? ये लोग दिन के समय भी निकल सकते थे, तो रात में क्यों? मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरे फोन की मैसेज रिंगटोन बजी। मैंने फोन चेक किया और देखा कि वह आदमी मुझे मैसेज भेज चुका था जिसमें उन लोगों का एड्रेस था। उसी के मुताबिक मुझे रात 2 बजे उस जगह पर पहुंचकर उन लोगों को पिकअप करना था। अब मेरे पास एक 7 सीटर कार है और इसलिए मैंने इस बुकिंग को मंजूरी दी थी, क्योंकि 5 लोग आसानी से उसमें बैठ सकते थे। फिर जैसे ही रात होती है, रात के 12 बजे मैं अपनी कार लेकर उस एड्रेस के लिए निकल पड़ता हूं। क्योंकि वह एड्रेस मेरे घर से 2 घंटे दूर था, तो मुझे जल्दी पहुंचने की कोशिश थी। कार चलाते हुए मेरे दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, अगर इन लोगों को घूमने के लिए निकलना था तो इन्होंने मुझे रात में क्यों बुलाया? दिन में भी तो निकल सकते थे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां लोग दिन के मुकाबले रात में ज्यादा निकलते हैं। मुंबई रात के वक्त जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी दिन में नहीं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कभी कभी ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जो लोगों को डर से भर देते हैं। और जब लोग इनके बारे में सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि इस चमकते दमकते शहर में ऐसा भी हो सकता है। मैं भी सोच रहा था कि शायद मुझे इस रात के सफर में कुछ ऐसा ही सामना करना पड़ेगा जिसे मैंने कभी सोचा नहीं था। यह बुकिंग मेरे लिए एक आम बुकिंग की तरह लग रही थी, लेकिन शायद यही मेरी आखिरी बुकिंग बनने वाली थी। जब मैं उस एड्रेस के पास पहुंचा तो देखा कि यह एक सुनसान गली थी जो मुंबई के चमकते इलाकों से बहुत दूर थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही मुंबई है जो रात में इतनी रोशन और चमकदार दिखती है। यह इलाका पूरी तरह से शांत और वीरान था। जब मैंने अपनी कार गली में चलाई तो देखा कि दोनों ओर के मकान पुराने और सुनसान दिख रहे थे। इन मकानों में से किसी में भी रोशनी नहीं जल रही थी। उस जगह को देखकर मुझे पूरी तरह से गांव जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे गांव में रात के समय सन्नाटा छा जाता है। ठीक वैसे ही उस जगह पर भी रात के समय गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। मैं उस एड्रेस पर पहुंचता हूं जो मुझे दिया गया था। कार की हॉर्न बजाने के बाद मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो पाया कि रात के 2 बजे 10 मिनट बाकी थे। यानी मैं उस जगह पर 10 मिनट पहले ही पहुंच चुका था। मैंने 2-3 बार हॉर्न बजाकर अपनी कार रोक दी। क्योंकि मैं काफी दूर से कार चलाकर आया था, तो मैंने सोचा कि ये लोग अपने टाइम पर बाहर आ जाएंगे और तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। मैंने अपनी सीट को थोड़ा पीछे करके कार में ही लेट गया। फिर अचानक मुझे नींद आने लगी। मैं गहरी नींद में सो ही रहा था कि तभी मेरी कार के शीशे के खटखटाने की आवाज आई। अचानक उठकर मैंने शीशे की तरफ देखा और वह दृश्य देखकर मैं एक पल के लिए घबरा गया। मेरे शीशे के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। वह अपनी उंगली से लगातार मेरी गाड़ी के शीशे को खटखटा रही थी। जैसे ही मेरी आंखें खुली, वह लड़की मेरी ओर देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराई। डरते हुए मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया। वह लड़की मुझसे कहती है, क्या तुम्हें अपने काम से कोई लगाव नहीं है? मैं कब से तुम्हारी गाड़ी का शीशा खटखटा रही हूं। तुम वही ड्राइवर हो ना जो हमें लेकर जाने वाला है? मैं डरते हुए कहता हूं, हाँ मैं वही हूं। आप लोग सिर्फ 5 लोग ही हैं, है ना? वह लड़की हंसते हुए कहती है, हाँ हम 5 लोग ही हैं। अब तुम गाड़ी से नीचे उतरो और हमारा सामान गाड़ी में रखवा दो। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत अपनी गाड़ी का फाटक खोला और उसके साथ उस मकान के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे वहां की खौफनाक और अजीब माहौल ने परेशान कर दिया। मकान बहुत पुराना और गंदा लग रहा था। अंदर घुसते ही मुझे समझ में आ गया कि यहां शायद कोई इंसान नहीं रहता होगा, क्योंकि चारों ओर कूड़ा करकट फैला हुआ था। तभी मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अंदर आता हूं। अंदर
वही लड़की और 2 औरतें और 2 आदमी थे, यानी कुल मिलाकर वे 5 लोग थे। उनमें से एक औरत मुझसे कहती है, यह हमारा सामान है, इसे उठाओ और जल्दी से अपनी गाड़ी में रखो, फिर हम निकलेंगे। मैं तुरंत उन बैग्स की ओर बढ़ता हूं। वहां 5 बड़े बड़े बैग रखे थे। मैं 2 बैगों को उठाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही उन्हें उठाने की कोशिश करता हूं, मुझे लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा वजन है। मैं इन बैगों को उठाने में पूरी तरह से असफल होता हूं। यह देखकर मैं एक बैग छोड़ देता हूं और बाकी एक बैग को उठाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे हैरानी होती है क्योंकि जितनी ताकत मैं लगाता हूं, उस एक बैग को भी उठाना मुश्किल हो जाता है। मैं उन लोगों से पूछता हूं, आपने इन बैगों में ऐसा क्या रखा है जो ये इतना भारी है? तब वह औरत मुझे कहती है, थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम हमारे साथ चल ही रहे हो तो जान जाओगे। तभी मैंने उनसे कहा, मैं अकेला इन बैगों को नहीं उठा पा रहा हूं, आप में से कोई एक आदमी मदद कर दे। तभी उनमें से एक आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम आजकल के नौजवान कितने कमजोर होते हो। और यह कहते हुए वह मेरे पास आता है। वह दोनों बैग बड़ी आसानी से उठाता है जिनसे मैं पहले जूझ रहा था। मुझे हैरानी होती है कि मैं जितनी ताकत लगाकर भी एक बैग नहीं उठा पा रहा था, वहीं वह आदमी बिना किसी परेशानी के दोनों बैग उठा लेता है। वह आदमी वह बैग लेकर बाहर की ओर बढ़ता है। उसकी इस हरकत को देखकर मैं चौंक जाता हूं और सोचने लगता हूं कि आखिर इन बैगों में ऐसा क्या है जो इतना भारी लगता है। मैं सोचता हूं कि अभी जिस एक बैग को मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर नहीं उठा पा रहा था, वही बैग एक सामान्य सा दिखने वाला आदमी कैसे इतनी आसानी से उठाकर बाहर ले जा रहा है। इस विचार में ही खोया था कि तभी दूसरा आदमी भी आता है और वही बैग उठाकर बाहर ले जाता है। उसके बाद दोनों औरतें और वह लड़की भी मेरे पास आती हैं और उनमें से एक औरत मुझसे कहती है, एक बैग को तुम दूसरी तरफ से पकड़ो और एक तरफ से मैं उठाती हूं। इस तरह से सभी लोग एक एक करके उन सारे बैगों को बाहर मेरी कार के पास लेकर जाते हैं। इसके बाद मैं कार की डिग्गी खोलता हूं और उन सभी बैगों को कार में रखवाता हूं। बैग्स को कार में रखने के बाद वे सभी एक एक करके मेरी कार में बैठ जाते हैं। जब सब लोग कार में बैठ जाते हैं तो मैं ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था कि मेरी नजर कार के पीछे वाले टायरों पर जाती है। अब टायर काफी नीचे दबे हुए नजर आ रहे थे। इस पर मैं सोचता हूं कि यह कैसे हो सकता है। कल ही तो मैंने दोनों टायरों में हवा भरवाई थी, तो अब अचानक से ये टायर इतने दबे हुए क्यों हैं? मैं घबरा कर सोचने लगता हूं कि कहीं इस भारी वजन के कारण रास्ते में टायर फट न जाए। इन्हीं विचारों में खोया हुआ मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूं, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठता हूं, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। मैंने देखा कि उस घर की एक औरत मेरे बराबर वाली फ्रंट सीट पर बैठी थी और घर के 2 आदमी सबसे पीछे की सीट पर थे। एक लड़की और दूसरी औरत बीच वाली सीट पर बैठी थी। आमतौर पर कभी भी गाड़ी की फ्रंट सीट पर घर के पुरुष बैठते थे, लेकिन आज वह औरत फ्रंट सीट पर बैठी थी। इस पर मैं ध्यान नहीं देता और गाड़ी स्टार्ट कर देता हूं। अब हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे, तभी मुझे एक अजीब सी बात महसूस होती है। वे लोग चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए थे और आपस में कुछ नहीं बोल रहे थे। इस सन्नाटे में मुझे नींद आने लगती है, इसलिए मैंने गाने चला दिए ताकि मुझे नींद ना आए। जैसे ही मैंने गाने चालू किए, वह औरत मेरे पास घूरती हुई देख रही थी। मुझे देखकर वह अजीब तरीके से मुस्कुराई और फिर कहती है, तुम्हें नींद आ रही है तो गाने चला रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कहीं कार को ठोक मत देना। मैं डरते हुए कहता हूं, नहीं नहीं, इतनी नींद नहीं आ रही, बस आप लोग आपस में कुछ नहीं बोल रहे थे तो मुझे नींद आ रही थी। अब गाने चलते चलते अचानक से एक हनुमान जी का भजन बजने लगता है। वह औरत गुस्से में आ जाती है और मुझसे कहती है, बंद करो इसे, तुरंत बंद करो और अब दोबारा इसे मत चलाना। मैं म्यूजिक सिस्टम बंद कर देता हूं और उससे पूछता हूं, क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? वह कहती है, इस कार में अब कोई भी गाने नहीं चलेंगे। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। रात बड़ी आराम से गुजरती है, लेकिन एक चीज बहुत अजीब होती है। जैसा मैंने पहले बताया, हम लोग रात के 2 बजे घर से निकले थे और अब 2 घंटे में ही सुबह के लगभग 4 बजे का समय हो रहा था। तभी वह औरत मुझसे कहती है, अगर आगे कोई होटल आए तो कार रोक लेना।
मैं सोचता हूं कि शायद इन्हें हाथ मुंह धोना होगा और कुछ नाश्ता करना होगा। जैसे ही हम लोग एक होटल के पास पहुंचे, मैंने कार रोक दी। वे सभी लोग गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर चले गए। जाते वक्त वह औरत मुझसे कहती है, हम लोग होटल में आराम करेंगे और शाम को यहां से निकलेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत शौक लगता है और मैं उनसे कहता हूं, शाम को क्यों? आप लोग दिन में आराम कर सकते हैं और हम दोपहर में निकल सकते हैं। वह मुझसे कहती है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम जितनी देर रुकोगे तुम्हारे पैसे उतने ही बढ़ जाएंगे। इतना कहकर वह औरत अपने पर्स से एक 500 का नोट निकालती है और मुझे देती है। अब चुपचाप पड़े रहो जब तक हम लोग नहीं आते। ये कहकर वह औरत होटल में चली जाती है। मैं पूरे दिन गाड़ी में पड़ा रहता हूं, लेकिन मुझे सबसे अजीब यह लगता है कि वे लोग दिन में होटल में न तो खाना खाने आते हैं और न ही मेरा हालचाल पूछने आते हैं। दोपहर के 2 बजे तक कोई नहीं आया तो मैंने वह 500 का नोट लेकर होटल में जाकर खाना खा लिया। जैसे ही शाम का समय आता है, वे लोग होटल से बाहर आते हैं और फिर से कार में बैठ जाते हैं। अब हम लोग फिर से हाईवे पर जा रहे थे तो वह औरत मुझसे कहती है, आगे एक छोटी सड़क आएगी, उस पर कार ले लेना। मैं हैरान होकर पूछता हूं, छोटी सड़क पर क्यों? हमें तो इस हाईवे पर ही चलना है जो सीधे कोलकाता जाता है। वह कहती है, इस सड़क पर एक जगह है जहां हम घूमने जाएंगे, तुम्हें कार उसी तरफ मोड़नी है। अब मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि उस आदमी ने पहले ही कहा था कि वे अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे और वे घूमते हुए कोलकाता जाएंगे। अब मुझे कार चलाते हुए काफी समय हो चुका था और उस वक्त रात के लगभग 11 बज रहे थे। तभी वह औरत अचानक से मुझे रुकने का इशारा करती है और बाई साइड में अपनी उंगली से इशारा करके बताती है, वो देखो जो सड़क दिखाई दे रही है उस पर अपनी कार ले लो। उसके बाद जिस दिशा में वह इशारा करती है, मैं उसी दिशा में कार मोड़ लेता हूं। अब उस सड़क पर चलते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था और यह सड़क मुझे काफी सुनसान दिखाई दे रही थी। सड़क के दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ थे जो आसमान को छूते हुए दिख रहे थे और चारों तरफ घना अंधेरा था। हम लोग उस सुनसान सड़क पर काफी अंदर आ चुके थे और अब रात के लगभग 12 बजे थे। तभी वह औरत मुझे आगे चलने के बाद कार रोकने का इशारा करती है। जिस दिशा में वह इशारा करती है वहां मैं देखता हूं कि एक खाली मैदान पड़ा हुआ है। वह मुझसे कहती है, उस मैदान के बीचों बीच अपनी कार को रोक दो। जब उस औरत ने मुझे उस जगह पर कार रोकने के लिए कहा तो मैं थोड़ा चौंका और उससे पूछता हूं, यहां तो कोई होटल नहीं है, तो इतनी रात को इस जगह पर कार क्यों रोक रहे हो? वो मुझसे कहती है, आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। मैं फिर कहता हूं, लेकिन यहां तो कोई जगह नहीं है, तो आप लोग यहां क्या करेंगे? वो मुस्कुराते हुए कहती है, हम लोग यहां टेंट लगाकर रहेंगे। ये सुनकर मैं और भी चौंका और उनसे पूछता हूं, हमारे पास टेंट का सामान कहां है? वह जवाब देती है, पीछे जो बैग हैं उनमें टेंट का सामान रखा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 5 लोगों के लिए हैं। एक टेंट में एक ही आदमी सो सकता है, तो तुम्हें कार में सोना पड़ेगा। मैं कहता हूं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां खाने की व्यवस्था क्या है? वह कहती है, हम लोग आज अपने हाथों से खाना बनाएंगे। यह सुनकर मैं खुश हो जाता हूं, क्योंकि मुझे भी खुद खाना पकाना बहुत पसंद है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इस जगह पर मुझे जो कुछ भी होने वाला था वह मेरे लिए बहुत डरावना और भयानक होगा। मैं अपनी कार को उस खाली मैदान में ले जाकर रोकता हूं। कार रुकते ही वह सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं और 2 आदमी मेरी कार की डिग्गी खोलकर एक बैग निकालते हैं। वे उस बैग को लेकर मैदान के बीचों बीच रख देते हैं। फिर थोड़ी देर में वे दोनों आदमी वहां 5 टेंट लगा देते हैं। पहले तो वे लोग टेंट में आराम करते हैं, फिर वे मेरी कार से एक और बैग निकालते हैं जिसमें खाने का सामान रखा था, साथ ही एक छोटा सिलेंडर और चूल्हा भी था। वे खाना पकाने की तैयारी करने लगते हैं। मैं भी कार से उतरकर थोड़ा हल्का होकर आता हूं, फिर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाता हूं। जब मैं उन लोगों के पास बैठता हूं तो मैं उस औरत से पूछता हूं, आज आप क्या पकाने वाले हो? वह मुझे बताती है, हम लोग आज चिकन बनाएंगे। मैं हैरान होकर पूछता हूं, इस सुनसान जंगल में, इस खुले मैदान में चिकन कहां से मिलेगा? तभी वह लड़की जो पास में बैठी थी वह मजाक करती है और कहती है, क्यों ना इस ड्राइवर को ही पकाकर खा लिया जाए।
ये सुनकर मेरी घबराहट बढ़ जाती है और मैं डरते हुए उस लड़की से पूछता हूं, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी वह औरत गुस्से से उस लड़की को देखती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। फिर वह मुझसे कहती है, वह बच्ची है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अब जब मसाले तैयार हो चुके थे तो वे दोनों आदमी मेरी कार की तरफ जाते हैं, डिग्गी खोलते हैं और चिकन निकाल कर लाते हैं। जब वे चिकन लेकर आ रहे थे तो मैं यह सोच रहा था कि शायद उन्होंने बैग में पहले से चिकन रखा हुआ होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस चिकन पर पड़ी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह चिकन दिखने में सामान्य से बहुत अलग था। मैंने पहले कई बार चिकन खाया था, लेकिन आज जिस चिकन को देख रहा था वह मुझे बिल्कुल अलग सा लग रहा था। हालांकि भूख के कारण मैंने ज्यादा सोचा नहीं और खाना खा लिया। जैसे ही मैंने चिकन का एक टुकड़ा मुंह में डाला, मुझे उसका स्वाद कुछ अजीब सा लगा। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत सोच रहा हूं, लेकिन फिर मुझे यकीन हो गया कि यह चिकन नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर भी मैंने खाना खत्म किया और उसके बाद वे लोग अपने अपने टेंट में जाकर सो गए और मैं भी अपनी कार में जाकर सो जाता हूं। अभी मुझे सोए हुए लगभग 1 घंटा ही हुआ था और उस वक्त रात के लगभग 2:30 बज रहे होंगे। तभी मुझे बहुत तेज टॉयलेट लगती है और मैं अपनी कार से उतरकर थोड़ी साइड में जाकर टॉयलेट करने लगता हूं। अभी मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि अचानक मुझे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे ऐसा लगता है कि कोई आपस में बातचीत कर रहा है। जब मैं टॉयलेट करके वापस आता हूं और उन लोगों के टेंट की तरफ देखता हूं तो 4 टेंट खाली नजर आ रहे थे और एक टेंट के अंदर मुझे 4-5 लोगों की परछाई नजर आ रही थी। यानी टेंट बाहर से बंद थे, लेकिन अंदर बैठे हुए लोगों की परछाई बाहर से नजर आ रही थी। उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही टेंट में उन 5 लोगों के बैठे होने की परछाई दिख रही थी और उनके धीरे धीरे बात करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और मैं सोचने लगता हूं कि यह लोग रात में इस वक्त आपस में क्या बात कर रहे हैं। जब इन लोगों ने खाना खाया था तब यह लोग मुझे काफी थके हुए लग रहे थे। मैं अपनी गाड़ी के पास जाता हूं और डिग्गी के पास से गुजरते हुए मुझे गाड़ी के नीचे कुछ टपकने की आवाज सुनाई देती है। जब मैं वहां रुककर गौर से सुनता हूं तो वह टप टप की आवाज मेरी कार की डिग्गी से ही आ रही थी। मैंने सोचा कि कहीं गाड़ी का डीजल टैंक तो लीक नहीं हो गया है। इसे देखने के लिए मैंने अपने फोन की लाइट जलाकर नीचे बैठकर गाड़ी के टैंक को देखा। जैसे ही मैंने लाइट जलाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी गाड़ी की डिग्गी से लाल लाल बूंदें टपक रही थीं और जमीन पर काफी गिला हो रखा था। जब मैंने इन बूंदों को अपनी हथेली पर गिराकर देखा तो वह खून की तरह लग रही थी। इससे डरकर मैंने जल्दी से खड़े होकर डिग्गी खोली। डिग्गी में उन लोगों के बैग रखे हुए थे। मैंने एक एक करके बैग खोला और वहां कुछ ऐसा देखा कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पहली बैग में एक इंसान की आधी कटी लाश थी और दूसरे बैग में 2 लाशें थीं जो 2 अलग अलग लड़कों की थीं। तीसरे बैग में भी एक लड़के की आधी कटी लाश थी और मांस का चिकन बना हुआ था। मुझे पता चला कि मैंने वहीं पकाया हुआ चिकन खाया था। यह सोचते ही मुझे उल्टी आ गई और मैं बहुत डर गया। तभी मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की खड़ी हुई थी। उसने देखा कि मैंने बैग में लाशें देख ली हैं तो वह जोर से चिल्लाई और उसके साथी वहां आ गए। वे लोग मुझ पर गुस्सा करने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग खूनी हो? तुमने किसको मारा है? वह लोग पहले मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और फिर जोर जोर से हंसने लगे। उनका चेहरा अजीब तरीके से बदलने लगा और वे किसी डायन और पिशाच की तरह दिखाई देने लगे। मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन डर के मारे मेरे पैर उठ ही नहीं रहे थे। तभी वह डायन की तरह दिख रही लड़की मुझसे कहती है, तुम जानना चाहते हो ना कि इन बैगों में जिन लड़कों की लाशें पड़ी हुई हैं वह कौन है? तो सुनो, वह भी तुम्हारी तरह ही ड्राइवर थे जो हमें तुम्हारी तरह ही अपनी कार में घुमाने के लिए लेकर आए थे। हमने एक एक करके उन्हें मार डाला और अब थोड़ी ही देर में तुम भी इसी बैग में एक कटी हुई लाश के रूप में पड़े रहोगे। जब मैंने उस डायन की तरह दिख रही लड़की के मुंह से यह बात सुनी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब उस चुड़ैल की तरह दिख रही लड़की ने तो सिर्फ इतना ही कहा था। तभी वह औरत जो पहले फ्रंट सीट पर मेरे साथ बैठी थी मुझसे कहती है, इन लोगों को उनके किए की सजा मिली है
और अब तुम्हें भी इन्हीं की तरह सजा मिलेगी। तुमने इन कटी हुई लाशों को देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें अभी और इसी वक्त मारना बहुत जरूरी है। इसके बाद वह दूसरी औरत मुझसे कहती है, तुम सोच रहे होंगे कि हमने इन लोगों को क्यों मारा है। मैं तुम्हें बता देती हूं कि इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग एक भूतों वाली जिंदगी जी रहे हैं। एक दिन हम लोग घूमने के लिए निकले थे। उस दिन उस कार को जो ड्राइवर चला रहा था, उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और उसने हाईवे पर चलते हुए अपनी कार को शराब के नशे में एक ट्रक में ठोक दिया था। हम लोग वहीं पर जिंदा जलकर उस एक्सीडेंट में मर गए थे। अब तुम ही बताओ, आखिर उस दिन हम लोगों की क्या गलती थी। हम लोग तो सिर्फ उस ड्राइवर की गलती की वजह से ही मरे थे और आज तक भी हम लोगों को मुक्ति नहीं मिली है। हम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। हमारी आत्मा आज भी शांत नहीं हुई है और इसी वजह से उसी दिन से हम तुम कार ड्राइवर लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तुम लोग अपना काम बहुत लापरवाही से करते हो और तुम्हारी वजह से ना जाने हमारे जैसे कितने परिवार उजड़ गए हैं। इसी वजह से अब हम लोग अलग अलग ड्राइवरों को फोन करके घूमने के नाम पर बुलाते हैं और फिर उनको इसी तरह मौत के घाट उतार देते हैं और फिर उन्हीं को पकाकर खा जाते हैं। इससे हमारी आत्मा को और हमारी रूह को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। जब मैंने उन लोगों के मुंह से यह बात सुनी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि थोड़ी ही देर में यह चुड़ैल मुझे भी मारकर काट देगी और इस बैग में इन्हीं लोगों की तरह मेरी लाश को भर देंगे। फिर आने वाले 1-2 दिन में मुझे भी पकाकर खा जाएंगे। उस वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार का चेहरा आने लगा। मैं सोचता हूं कि अगर मैं मर गया तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा। मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे छोटे बच्चों का चेहरा आता है और अब उस वक्त मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा याद कर रहा होता हूं। तभी मैं सोचता हूं कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे किसी भी तरह इन लोगों के चंगुल से बचकर यहां से निकलना है। मैं अब धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे हटाने लगता हूं, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा अपने दिमाग को भी काम में लेता हूं और अपने कदमों को पीछे हटाते हटाते उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर डरने का नाटक करता हूं। हालांकि मैं अंदर से बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन मैं उन लोगों के सामने ऐसा नाटक कर रहा था कि आप लोग मेरी जान बख्श दो, ताकि उन लोगों को इस बात पर शक ना हो कि मैं अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे की तरफ कर रहा हूं और मैं यहां से भाग सकता हूं। अब मैं उन लोगों के सामने ऐसा करते हुए धीरे धीरे पीछे हट रहा था। तभी वे लोग सोचते हैं कि शायद मैं उन लोगों के सामने अपने आप को बचाने की भीख मांग रहा हूं और अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा हूं। मुझे इस तरह से तड़पता हुआ देखकर वे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अभी उन लोगों का ध्यान हंसने में ही था कि तभी मैं अपने कदमों को पीछे हटाते हटाते इतना पीछे आ चुका था कि उस वक्त मैं अपनी कार के ड्राइविंग सीट के पास में आ चुका था। तभी मैं फटाक से अपनी गाड़ी के ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे को खोलता हूं और गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूं। गाड़ी के अंदर बैठते ही मैं गाड़ी के सारे दरवाजों को लॉक कर देता हूं। मुझे इस तरीके से गाड़ी में बैठता हुआ देखकर वह सारी की सारी चुड़ैल और डायन और वह 2 नरपिशाच बहुत तेज भागकर मेरे पास आते हैं। तभी मैं वहां से निकलने के लिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगता हूं। जब मैं सो रहा था तो गाड़ी की चाबी पहले से ही गाड़ी में लगी हुई थी। तभी मैं चाबी को ऑन करता हूं और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे बार बार कोशिश करने के बाद भी उस वक्त गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब मैंने अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखा तो वह बड़ी वाली चुड़ैल उस वक्त मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ी थी। जब उसने मुझे गाड़ी स्टार्ट ना होने पर इस तरह से डरता हुआ और परेशान होता हुआ देखा तो वह बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और मेरी तरफ हाथ से इशारा करती है कि क्या हुआ। लेकिन अभी भी मैं बार बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वह एक चुड़ैल और जो डायन लड़की थी वह दोनों मेरी गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से मुक्का मारने लगी और वह मेरी गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उनको इस तरह से बार बार इतनी तेज मेरी गाड़ी के शीशे पर मुक्का मारते हुए देखकर मैं सोचता हूं कि थोड़ी ही देर में मेरी गाड़ी का शीशा टूट जाएगा और गाड़ी का शीशा टूटते ही ये लोग मुझे यहीं पर मार देंगे। तभी अचानक से मुझे मेरे दिमाग में एक चीज याद आती है
कि जब कल रात को मैं इन लोगों को लेकर आ रहा था और अचानक से जब मेरी गाड़ी में गाने चलते चलते ही हनुमान जी का भजन चलने लगा था, तो यह चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उस भजन की वजह से इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब उस चीज को याद करते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि शायद यह लोग हनुमान जी का भजन चलते ही या किसी भी देवता का भजन चलते ही मेरा पीछा छोड़ देंगे। उस वक्त मेरी गाड़ी की बैटरी तो ऑन थी, लेकिन बार बार चाबी करने के बावजूद भी मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पर जो गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम था वह गाड़ी के बिना स्टार्ट हुए भी सिर्फ गाड़ी की बैटरी से ही चल जाता था। इसी चीज का फायदा मुझे उस वक्त मिला और मैं फटाक से अपनी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को चालू कर देता हूं। म्यूजिक सिस्टम के चालू करते ही मैं तुरंत ही उसमें हनुमान जी के भजन के साथ ही हनुमान चालीसा भी चलाता हूं। तभी मैं पीछे वाला बटन दबाकर हनुमान चालीसा शुरू कर देता हूं। हनुमान चालीसा के शुरू करते ही जब मैं हनुमान जी को याद करके उनका नाम लेकर जयकारे के साथ गाड़ी में फिर से चाबी घुमाता हूं, तो मेरी गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैं देखता हूं कि वह बड़ी वाली चुड़ैल अभी भी मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने ही खड़ी हुई थी। उसको मेरे सामने खड़ा हुआ देखकर मैं पीछे वाला गियर डालता हूं और गाड़ी को पीछे लेता हूं, लेकिन थोड़ी दूर पीछे जाते ही गाड़ी रुक जाती है। जब मैंने गाड़ी को इस तरह से अचानक रुकते हुए देखा, तो मैं देखता हूं कि वह जो नर पिशाच थे उन्होंने मेरी गाड़ी को अपने दोनों हाथों से रोक रखा है और वह अब मेरी गाड़ी को पीछे नहीं जाने दे रहे हैं। तभी मैं फिर से आगे की तरफ का गियर डालता हूं और बहुत तेज गाड़ी को दौड़ाते हुए उस बड़ी वाली चुड़ैल को टक्कर मारकर आगे निकल जाता हूं। लेकिन मेरे टक्कर मारने से पहले ही वह चुड़ैल वहां से अचानक गायब हो जाती है। उस वक्त मैं उस मैदान में गाड़ी को बदहवास होकर भगा रहा था और थोड़ी ही देर बाद मैं गाड़ी को उस सड़क पर ले आता हूं। लेकिन जब मैंने गाड़ी चलाते हुए पीछे के मिरर में देखा, तो वे पांचों के पांचों डायन, चुड़ैल और नर पिशाच मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। वो चुड़ैल तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया, और इस तरह चिल्लाकर जोर जोर से विलाप कर रही थी। मैं बस अपनी गाड़ी के एक्सेलरेटर को पूरा दबा देता हूं और पूरी स्पीड में गाड़ी को वहां से भगाता हूं। अब लगातार गाड़ी भगाने के साथ ही मेरी गाड़ी में हनुमान चालीसा भी चल रही थी और मैं मन ही मन भी जो टूटी फूटी हनुमान चालीसा आती थी वह बोलते जा रहा था। गाड़ी भगाते हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था और अब मैं उस हाईवे पर आ गया था। हाईवे पर आते ही मैं अपनी गाड़ी को मुंबई सिटी की तरफ मोड़ लेता हूं और फिर उस हाईवे पर बदहवास होकर अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगता हूं। अब मुझे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर वे चुड़ैल, डायन और नर पिशाच मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। तभी मुझे दूर से ही एक चीज नजर आती है। मुंबई में घुसने से पहले अगर आप में से कोई भी मुंबई आया होगा तो उसने देखा होगा कि अगर कोलकाता की तरफ से हाईवे से होते हुए आप मुंबई में आते हैं, तो मुंबई में घुसने से कुछ ही किलोमीटर पहले हाईवे के बगल में ही एक बड़ा सा गणेश जी का मंदिर आता है। और क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा भी बड़ी धूमधाम से की जाती है, वहां बहुत से गणेश जी के मंदिर देखने को मिल जाते हैं। उस वक्त मुझे हाईवे के बगल में दूर से ही वह मंदिर दिखाई दे रहा था। तभी मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में मंदिर की तरफ दौड़ाने लगता हूं और थोड़ी ही देर में मैं उस मंदिर के पास पहुंच जाता हूं। मैं अपनी गाड़ी को हाईवे से उतार कर मंदिर की तरफ ले जाता हूं। मंदिर के बाहर गाड़ियों को रोकने के लिए पार्किंग थी, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में नहीं ले जाता हूं, बल्कि बदहवास होकर उस मंदिर में ही गाड़ी को घुसा देता हूं। मुझे अपनी गाड़ी को इस तरह से मंदिर में घुसा हुआ देखकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड भागकर मेरे पास आते हैं और मुझे डांटने लगते हैं। उस वक्त रात को वहां पर कुछ 50 से 60 लोग दर्शन करने भी आए हुए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था, मुंबई एक ऐसा शहर है जो दिन की बजाय रात को ज्यादा चलता है। उस वक्त रात के समय ही वहां पर लोग मंदिर में घूमने के लिए आए हुए थे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे उस जगह पर रोका तो मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर तुरंत ही मंदिर के अंदर दौड़ता हुआ चला गया। मंदिर में जाकर गणेश जी के सामने लेटकर हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगा। मंदिर के पुजारी ने मुझे इस तरीके से पसीने में भीगा हुआ और हांफते देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तब तक जो भी लोग मंदिर में मौजूद थे उन्होंने भी मुझे इस तरीके से मंदिर के आंगन में गाड़ी रोकते हुए देख लिया था और उनकी भीड़ सी लग गई थी। सभी की नजर मेरी तरफ थी।
तभी मैं गणेश जी के मंदिर के पुजारी को सारी बात बताता हूँ और उन्हें अपने साथ गाड़ी के पास लेकर जाता हूँ। जब मैं डिग्गी खोलकर उन पंडित जी को लाशें दिखाना चाहता हूँ तो जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि उन बैगों में से लाशें गायब थीं। यानी वो बैग पूरी तरह से खाली थे, लेकिन उन बैगों में अब भी खून पड़ा हुआ था और मेरी गाड़ी से अब भी खून टपक रहा था। मेरी पूरी बात सुनने के बाद पंडित जी ने मुझे गणेश महाराज का एक रक्षा सूत्र बांधा और कहा, तुम इसी वक्त मंदिर के कुंड में स्नान करके आओ। स्नान करके आने के बाद उन्होंने मुझे मंदिर में बिठाकर एक पूजा करवाई और कहा, तुम आज ही इस गाड़ी को बेच देना। जितना जल्दी हो सके तुम इस गाड़ी को बेचकर कोई दूसरी गाड़ी ले लेना। अगले ही दिन मैंने वह कार बेच दी और उसके बाद मैंने रात के वक्त बुकिंग लेना बंद कर दिया। लेकिन इस कहानी का एक पहलू अभी भी बाकी है। जो आदमी हमेशा मुझे बुकिंग करवा कर देता था और जिसने उस दिन भी मुझे वह बुकिंग दिलवाई थी, मैंने उसे फोन किया और सारी घटना बताई। मैंने कहा, तेरी दिलवाई हुई बुकिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ। इंसानों के साथ साथ भूतों की भी बुकिंग कब से लेने लगा है? कल रात मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूं और मरते मरते बचा हूं। उस आदमी ने यह बात सुनकर जो कहा, उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तो तुमको कोई फोन ही नहीं किया और ना ही मैंने तुम्हें कोई बुकिंग दी। तभी मैं उससे कहता हूं, यार कैसी बात कर रहा है? मेरे फोन में तुम्हारा फोन आया हुआ है और हमारे बीच में जो बात हुई थी वो भी है। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो वह आदमी मुझसे कहता है, ठीक है, तू वह रिकॉर्डिंग मुझे भेज दे कि मैंने तेरे पास कब फोन किया था। तभी मैं उससे कहता हूं, तूने मुझे टेक्स्ट मैसेज पर उन लोगों के घर का पता भी दिया था। तो वह कहता है, तू मुझे सारी चीजें भेज दे। जब मैंने उसका फोन काटकर उसे वह चीजें भेजने के लिए अपने फोन को चेक किया तो मैं दंग रह गया। उस वक्त मेरे फोन में ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी ना ही उसका कोई मैसेज भेजा हुआ था, ना ही उसका कोई फोन आया हुआ था और ना ही हमारे बीच उस रात हुई बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग थी। यह देखकर मैं काफी डर गया था। आज भी मुझे उस हादसे पर विश्वास नहीं होता कि इस दौर में भी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बाद मुझे कई दिनों तक बहुत तेज बुखार चढ़ा और मैं कई दिनों तक बीमार भी रहा। बप्पा की कृपा से मैं जल्दी ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।